नमस्कार। बजट स्पेशल बुलंदियों का बजट में आपका स्वागत है। इंश्योरेंस से जुड़े तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान अजीत गोस्वामी। अजीत जी को 1.5 दशक से ज्यादा का अनुभव है। उनकी इंश्योरेंस सेक्टर के साथ साथ मनी मैनेजमेंट में भी गहरी पैठ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद और जी मीडिया का भी धन्यवाद। सर, एक जो हम पहला सवाल इस बात से लेते हैं कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, दोनों को लेकर जागरूकता पिछले कुछ सालों में बढ़ी है। मौजूदा समय में दोनों ही सेगमेंट में जो हम देख रहे हैं, ग्रोथ कैसी है और आपको उसका आउटलुक कैसा नजर आ रहा है? देखिए आशुतोष जी, मुझे लग रहा है कि इंश्योरेंस का जो ग्रोथ है आगे का वो तो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो एक नीड है कंज्यूमर की एक्चुअली। अगर आप देखेंगे तो ये धीरे-धीरे वृद्धि भी हो रही है इसके अंदर। अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करते हैं, तो जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री कुल करीब 16% जनरल इंश्योरेंस ग्रो हुआ और लाइफ इंश्योरेंस कुछ 18% जैसा ग्रो हुआ। और हमारा ओवरऑल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ था फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 में 10.3% रहा एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर से 7.9% से। तो हम देख रहे हैं एक अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है इंश्योरेंस के लिए। और आपको मैं आशुतोष जी ये कहते हुए मुझे भी गर्व फील हो रहा है कि हम 10वें बड़े लाइफ इंश्योरेंस मार्केट है वर्ल्ड के अंदर, जो कि एक इस हिसाब से हम ग्रो हो रहा है। तो इसमें मैं काफ़ी सारी चीज़ों को फैक्टर्स मानता हूँ, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स हम लोग लेके आ रहे हैं, जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाई है आईआरडीए, जो हमारा रेगुलेटर बहुत ही स्ट्रांग है इस मामले में। हम नए डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स को मल्टीपल पार्टनर्स के साथ नाउ इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं, तो इसकी वजह से ये काफ़ी ग्रोथ हो रही है। हाँ, हालाँकि अभी भी वो उतनी ग्रोथ नहीं है जितनी हम चाहते हैं। तो सर, हुँ। 2047 तक एक टारगेट है रेगुलेटर ने जो लेके चल रहा है इरडा, इंश्योरेंस फॉर ऑल। तो अभी जो हमारी हुँ। ग्रोथ है और जो हमारा इकोसिस्टम है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, आपको क्या लगता है कि वो हम टारगेट हासिल कर लेंगे? देखिए ये मार्केट बहुत बड़ा है। अगर हम स्टिल अभी भी बात करें तो हम जीडीपी के 4.2% जी। पेनिट्रेशन पे ही पहुँचे हैं। तो टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसको ये नहीं बोलता कि हमें अचीव कर ही लेना चाहिए। बट मैं ये बोला कि जो दिशा में जो उन्होंने एक पहल की है, वो हम्म। पहल बहुत ही सकारात्मक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है कि हमने ये सोचना शुरू किया है कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी जैसी कंट्री के लिए, जहाँ सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल नहीं है। हाँ, अब इसके साथ-साथ में जो चेंजेस वो लोग ला रहे हैं उस दिशा में, जैसे मैंने आपको बताया रेगुलेटरी रिफॉर्म्स काफ़ी सारे लाए जा रहे हैं। काफ़ी सारे प्रोडक्ट में इनोवेशन हो रहा है। लो कॉस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी या सिंगल पॉलिसी लाने की जो प्रयास हो रहे हैं, एक कंपोजिट इंश्योरेंस की जो परमिशन देने की रेगुलेटर सोच रहे हैं, तो जो दिशा है वो दिशा बहुत ही सकारात्मक है। तो हम क्या ये अचीव कर पाएंगे नहीं चाहिए, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो दिशा है हमारा दिशा, हम उस रोड पे चलना शुरू हो गए जहाँ कि हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म की बात कही जा रही है। तो जो ये बिल है सर, आप इसको क्या देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा रिफॉर्म होगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री और पूरे सेक्टर में? तो देखिए इस बिल के अंदर 3 से 4 चीज़ें जो मेजर वो लोग आईआरडी प्रपोज़ कर रहा है। सबसे पहला मेजर प्रपोज़ है कि हम जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट थी, जो लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस जी, की, जी, जो जी। अभी की डेट में 100 करोड़ है और री-इंश्योरेंस बिज़नेस के लिए 200 करोड़ है, तो हम्म, चाह रहे हैं कि उसको रिड्यूस कर दिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसके रिडक्शन होने से काफ़ी सारी नई कंपनीज़ इसमें एंटर कर पाएँगी इस मार्केट में, जहाँ की हम्म, पहले बहुत कम थी, उससे और नहीं। अब नई कंपनीज़ आएँगी तो अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आएँगी, वो अपनी रीच अलग बिल्कुल। बढ़ाएँगी, वो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगी। तो अब आपके लिए एज़ ए कंज्यूमर, आपके लिए ग्राहक, वो चीज़ें बेटर प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे एट ए लो कॉस्ट, और आप जो चाहते हैं उसमें कस्टमाइज़ेशन हो सके, हम्म। वो कस्टमाइज़ेशन अब पॉसिबल होगा। तो एक तो इसका ये सुधार है। सेकंड, इस बिल के अंदर ये है कि एक कंपोजिट लाइसेंस दे दी जाए, एक ही कंपनी लाइफ और नॉन लाइफ पॉलिसीज़ दोनों इश्यू कर सके। तो कस्टमर को फ़ायदा है क्या है, मुझे एक ही कंपनी के साथ डील करना है, जो कि मुझे लाइफ भी पॉलिसी दे देगी और ये नॉन एक बड़ा लाइफ भी रिफॉर्म होगा पॉलिसी जो दे आप देगी। बोल रहे हैं सर, एक ही कंपनी जनरल लाइफ में काम करे, ये एक बड़ा रिफॉर्म होगा। जब भी कोई कंज्यूमर इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेता है, तो सर वो 2 तरीके से सोचता है। पहला उसका सोचना होता है कि हमें एक कवरेज मिलेगा, ठीक? दूसरी बात होती है उसको टैक्स डिडक्शन मिलेगा। अब जब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, तो चाहे हम 80C की बात करें या 80D के सेक्शंस की बात करें, तो इसमें जो डिडक्शन है वो अभी तो ओल्ड 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 टैक्स रिजिम में है, न्यू रिजिम में किसी तरह का डिडक्शन नहीं है। तो जो ओल्ड टैक्स रिजिम में भी है, तो वो एक तरह का क्या मानते हैं कि उसको आने वाला जो अंतरिम बजट है, इसमें सरकार कुछ ऐसे संकेत देगी। इंडिया में हमने ये देखा है कि टैक्स का बेनिफिट देते ही उसकी जो वृद्धि है अप्रत्याशित रूप से हो हाँ, जाती है। वो बट क्या एक्सपोनेंशियल ये ग्रोथ इस आने लगती बजट है। में,
हाँ, तो क्या ये इस बजट में हो पाएगा? ये मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि जनरल इलेक्शन पास में है, तो शायद सरकार इतने ज़्यादा कदम ले पाए या नहीं ले पाए, वी कैन नॉट हम लोग इतना श्योर नहीं हैं। लेकिन हाँ, क्या ये होने चाहिए? तो बिल्कुल ये होने चाहिए क्योंकि अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से टर्म प्लान के लिए एक अलग ही छूट देनी चाहिए क्यों ताकि आप एक अलग सेविंग के लिए आप उसकी तरफ हम प्रयास कर सकें, लोग उसकी तरफ मोटिवेट हो सकें। सर एक इंश्योरेंस प्रीमियम में एक मसला जीएसटी का भी है। खासकर जब हम लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लेवल में बात होती है। तो इसमें जो टैक्स की दरें हैं, जो जीएसटी की दरें हैं, क्या आप मानते हैं कि उन्हें रेशनलाइज करने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा बनाया क्योंकि अभी जो जीएसटी की जो रेट है वो 18%, वो बहुत ही हाई है। वो एक तरह से टैक्सिंग है इंडिविजुअल्स के लिए और वो कई बार हम इंडिविजुअल्स को उसके डीमोटिवेट करती है कि हम किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जाएं। हमारे देश में हमें ये अच्छी तरीके से पता है सोशल सिक्योरिटी इतनी है नहीं, लेटर में पेंशन गवर्नमेंट का प्रोविजंस है नहीं। तो अगर हम ऐसे प्रयास करेंगे जहाँ ये टैक्स की रेट को मे बी 5% के आसपास लाए, स्पेशली कुछ प्लान्स में तो लाना ही चाहिए, जैसे कि हम टर्म प्लान की बात करें जहाँ जो कि सोशल सिक्योरिटी फैमिलीज को इवेंचुअलिटी के केस में फैमिलीज के लिए बहुत बड़ा एक किटी के रूप में काम करता है। वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जहां हम चाह रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ कवरेज ऑप्शन चूज करें, तो वो हम उन सब प्लान्स पे तो हमें ये रिड्यूस करना चाहिए। हालांकि ये इंडोमेंट प्लान्स में थोड़ा लेस किया रखा है गवर्नमेंट ने, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और टर्म प्लान पे तो आपको ये रिड्यूस करना ही चाहिए। एक सर एक चलते चलते एक सवाल जो है पूरे कंज्यूमर्स की तरफ से मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ज़्यादातर देखें कि टेक्नोलॉजी भी आ गई है, नए नए इनोवेशन प्रोडक्ट्स भी आ गए, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी आने लगे हैं, लेकिन उनके बावजूद भी देखें कि क्लेम सेटलमेंट की बात हो या अन्य मुद्दों की बात हो, कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को अभी भी एक दिक्कत आ रही है, कोई किसी तरह का चैलेंजेस है। तो आपको लगता है कि जब हम इंश्योरेंस फॉर ऑल की बात करते हैं तो कंपनियों को इस तरह की दिक्कतों को दूर करना ही चाहिए और कुछ ऐसा एक जैसे कि प्रोसेस अपनाएं जिससे सिमलेस हो? अभी भी जैसे क्लेम सेटलमेंट की बात करें तो हेल्थ में हम बात करें खासकर तो 3 से 4 घंटे 5 घंटे आधा आधा दिन लग जाता है। तो आप क्या मानते हैं कि अभी भी कंपनियों को इस तरह, यदि हमें इंश्योरेंस फॉर ऑल को साकार करना है तो इस तरह के मुद्दों को एक हमें सिमलेस करना होगा और कुछ समय में ही इसको ऐसा एक प्रक्रिया बने जिससे निपटान हो सके? नहीं, बिल्कुल आशुतोष जी, टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम है जिससे आप अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। देखिए जब रीच बढ़ेगी ज़्यादा से इंश्योरेंस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, अगर हम ज़्यादा लोग इंश्योरेंस के दायरे में सीमित आते हैं तो आपका प्रीमियम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इंश्योरेंस एक मोर्टेलिटी रेशियो पे काम करता है, वो रेशियो जितने ज़्यादा लोग होंगे वो रेशियो उतना बेहतर होता जाएगा। तो हाँ, टेक्नोलॉजी आप कितने लोगों को एजेंट्स बनाएंगे, कितने लोगों को आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लोगों तक पहुंचना है। तो आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से देश में टेक्नोलॉजी लोग जो ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, फाइनेंशियल ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, जो उनकी रीच बढ़ रही है, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी में बदलाव होंगे इसकी वजह से आपकी रीच बढ़ेगी तो ज़्यादा लोग उसको ऑप्ट करेंगे और उसकी वजह से जो प्रीमियम है वो प्रीमियम भी नीचे जाएगा और सर्विसेज भी बेहतर होंगी। जो क्लेम रेशियोज हम जिसको बात कर रहे हैं वो क्लेम्स रेशियो टेक्नोलॉजी की वजह से और बेटर होता जाएगा। तो अब सेकंड इसमें एक और मुद्दा है कि अवेयरनेस। देखिए कोई भी कस्टमर मेरे हिसाब से अगर वो सब चीजें सही तरीके से डिक्लेयर करता है जब वो फॉर्म भर रहा है, ये भी स्पेशली आम मुद्दा है कि कस्टमर को भी डिक्लेरेशन देना चाहिए। बिल्कुल सही बात। हाँ, वो अगर सही तरीके से दे रहा है तो ऐसी कोई वजह नहीं है हमने जो देखी है कि इंश्योरेंस कंपनीज उसका क्लेम को मना कर देंगी। बट कई बार क्या होता है अज्ञानतावश या जो भी है या जो भी कैजुअल नेचर की वजह से वो अपनी पूरी बीमारियां या कुछ और चीजें डिक्लेयर नहीं करते हैं, उस समय नो लिख के डाल देते हैं फॉर्म में, जिसकी वजह से लेटर ऑन उनको वो दिक्कतें आती हैं। तो ये दोनों अब अवेयरनेस काफी सारी बढ़ रही है, तो मुझे लग रहा है टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस दोनों तरफ से सुधार करने की आवश्यकता है, कंपनियों यस की तरफ से भी। फिर अब देखना है कि वित्त मंत्री अंतरिम बजट में क्या है। आपने बड़ी बेबाकी से इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हर मसले पर बात की। विशेष बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ। देखते रहिए जी बिजनेस।